समाजवादियों के और आप जैसे जो जी समाजवादी उस जमाने में थे जी जी या हम जो लोग पैदा हुए जयशंकर थे। जी, हम लोगों ने फिर से बातचीत शुरू की है। तो हाँ, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो आप बता रहे थे प्रसंग, वो आप बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, इन लोगों के मन में ये विचार था कि आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है, ये भौगोलिक बंटवारा है, ये ऐतिहासिक बंटवारा है, भौगोलिक बंटवारा नहीं है। इसको हम महासंघ बना करके तय कर लेंगे। ये उन लोगों का विचार था, उन लोगों की ये सोच थी। और इस पर हमारे देश के उस जमाने के सत्तारूढ़ लोगों ने प्रयास नहीं किया। अगर ये प्रयास किया गया होता तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती, क्योंकि हमारी जो साझा संस्कृति थी, हमारी जो साझी विरासत थी, उसको हम लोगों को समझा नहीं पाए। और जिन लोगों ने समझाने का प्रयास किया, जिनके हाथ में उस जमाने में फिर ताकत नहीं रह गई। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम समाजवादी ही कर सकते हैं, और समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग ही कर सकते हैं। और आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम समाज के अंदर वो माहौल नहीं पैदा करेंगे, लोगों को, विद्यार्थियों को, नए नए लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, और समाज की जो धारणा बन रही है, जो एक तरफा अंधेरे और गहरे रंग में रंगने का प्रयास किया जा रहा है, उसको धूमिल करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस देश में न लोकतंत्र बचा पाएंगे, न संविधान बचा पाएंगे, और न इस देश को बचा पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने दो सुझाव आपने दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जयशंकर जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से इरफान इंजीनियर साहब के पास में आता हूँ। इरफान इंजीनियर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, यहाँ पर जयशंकर पांडे जी ने जो उस समय डॉक्टर लोहिया ने सुझाव दिया था, भारत पाक महासंघ, अब हम लोग जो है बांग्लादेश भारत महासंघ की बात की। ये कहा गया कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन अगर बन सकता है, तो फिर साउथ एशिया का जो है वो यूनियन क्यों नहीं बन सकता, ये भी बात चली। मतलब आप नेशन के ऊपर ही आधारित आप अगर रहेंगे तो तमाम किस्म के टकराव पैदा होंगे, ये एक सोच। और दूसरा आपने कहा कि प्रशिक्षण वाली बात। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से हमारे चारों वक्ताओं ने अपनी जो है इस पूरी सांप्रदायिकता की चुनौती को जिस तरीके से रखा, उसके सॉल्यूशन के तौर पर आप क्या देखते हैं? अगर इस समस्या का हल होना है तो 1 2 3 4 क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या किया जा सकता है इसके ऊपर? इरफान इंजीनियर सर। जी सुनीलम जी, मेरे ख्याल से हमारे संविधान ने हमें बांध कर रखा है, इकट्ठा करके रखा है, एक करके रखा है। और संविधान में जो भौगोलिक राष्ट्र की जो कल्पना है, उस कल्पना को हमें समझना होगा, जिसमें सबको समान अधिकार, आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी लिंग के हो, किसी भाषा के हो, इस मूल्य को गहराना होगा। और ये मूल्य जब तक जन जन के दिलों में नहीं बैठाएंगे, तब तक हम ये स्वतंत्रता की बातें उसको हम पक्का नहीं कर पाएंगे, लोगों को अपने साथ नहीं ले पाएंगे। और उसके साथ ही ये जो एथनिक नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है कि हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार मिले और बाकी दुय्यम अधिकार, उसमें भी हिंदुओं में भी इंटरनल एनिमीज है, दलित, उनको बाकी रखा गया है, निकाल दिया गया है, एक्सक्लूडेड किया गया है, औरतों को, ओबीसीज को, सबको कम अधिकार दिए गए। हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार, यानी उसमें सभी हिंदुओं को समान अधिकार नहीं, जाति के आधार पर ऊंच नीचता को बरकरार रखना। तो हमें ये सिविक नेशनलिज्म की बात करनी होगी। और सिविक नेशनलिज्म की बात करते हुए हमें हमारे संविधान को बचाना होगा। हमारे संविधान को बचाने के लिए लोकसभा में जिस तरीके से एक जन आंदोलन हो गया था, और ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के खिलाफ जो भाजपा की आर्थिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा है,
उसके खिलाफ हमें सब पूरे देश को गोलबंद करना होगा, सभी पार्टियों को गोलबंद करना होगा, इकट्ठा करना होगा और साथ में मिलकर इस सांप्रदायिकता की चुनौती। अच्छा, हम जब सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं तो सिर्फ हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं लड़ना है, सभी सांप्रदायिक विचारधाराओं के खिलाफ लड़ना है। जहाँ एक संप्रदाय की, एक धर्म की या एक संप्रदाय की एक संस्कृति हो, नहीं। हमें हमारे देश में जो बहुलता है, सांस्कृतिक बहुलता है, उसको बचाए रखना है, उसको संजोए रखना है और उसके महत्व को गहरा करना है। तीसरा, संविधान के दायरे में रहकर हमें जन आंदोलन करना है और ये जन आंदोलन हम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए करेंगे, हम हमारे महंगाई के खिलाफ करेंगे, हमारे आर्थिक अधिकारों के लिए करेंगे, सामाजिक न्याय के लिए करेंगे, विविधता को बचाने के लिए करेंगे। तो हमें देश की विविधता बचाना है, संविधान बचाना है और ये जो संविधान के मूल्य है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, खास करके समता और सामाजिक न्याय की मुद्दों को लेकर आगे लड़ना है। जब जनता सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर आगे लड़ेगी और इकट्ठा होगी, तब हम फासीवादी विचारों का, इस हिंदुत्व विचारधारा का और सांप्रदायिक विचारधारा का, टेररिज्म का विरोध कर पाएंगे। सुनीलम जी बहुत शुक्रिया। मैं तिवारी जी आपके पास आता हूँ। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जब समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष हो रहे हैं, तब समाजवादी सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए क्या करें, ये मेरा प्रश्न है डॉक्टर तिवारी जी आपसे और हमारे सभी पैनलिस्ट से। तो आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो लाउड थिंकिंग है, आपकी जो समझ है, आपको इतने जीवन के अनुभव से जो समझ में आया है, और विशेष तौर पे बनारस में मोदी जी को क्या पुष्पित पल्लवित होते हुए और थोड़ा सा उनके ऊपर ब्रेक लगा, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम तो बनारस में हैं और बनारस की संस्कृति को तो हमने ऐसे भी देखा है कि काशी विश्वनाथ जाने के लिए पहले विश्वनाथ गली हुआ करता था, उससे होकर के लोग गुजरते थे और एक हाथ में वो जो तो फूल की डोलची और कमंडल में पानी और ये वो कंठी माला जपते हुए लोग जाते थे। और अगर समाजवाद की चर्चा छिड़ जाती थी तो मार्क्सवाद की, समाजवाद की, उस पर अच्छी खासी वो सारे लोग बहस भी किया करते थे। हमने उस बनारस को देखा है, हमने उस बनारस को देखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जब हरिजन प्रवेश कराया गया था तो बनारस के सबसे समृद्ध धार्मिक आदमी करपात्री जी थे, उनका आज भी उनका जो तो भयंकर सम्मान है, और उन्होंने हरिजन प्रवेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि अपने मंदिर अपवित्र हो गया, अब हम यहाँ दर्शन नहीं करेंगे, और अलग से जाकर के अपना सुमेर पीठ की स्थापना किया और उनके उस सुमेर पीठ को यहाँ की जनता ने छोड़ दिया, उसको संज्ञान नहीं लिया। और आज की तारीख में भी काशी विश्वनाथ मंदिर में वैसे ही लोग जाते हैं और अब सारे लोग जाते हैं। तो हम तो एक बात कहेंगे कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदू और हिंदुत्व दोनों चीजों को मिला देते हैं, जबकि हिंदू अलग चीज है। हिंदुत्व तो इनकी राजनीतिक विचारधारा है और उस हिंदू धर्म तो बहुत ही लिबरल धर्म है, ये सबको लेके चलने वाला है, लेकिन उसमें कट्टरता का भाव भर करके जो इन्होंने राजनीतिक विचारधारा को रूप दे दिया हिंदुत्व, उसके चलते सारा संकट हो रहा है। तो एक तो यह है कि इससे लड़ने के लिए समाजवादियों को जिस तरीके से, जिस तेवर के साथ, जिस वो सांस्कृतिक ढांचे से इनसे लड़ना चाहिए था, उसमें कहीं कहीं से थोड़ी चूक हो गई है। हमको ये पूरी लड़ाई असमानता पर पेश करनी चाहिए। हमको ये पूरी लड़ाई बहुलता पर पेश करके करना चाहिए। और वो जो असमानता है जो सामने सीधे दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, असमानता को बीच में रख करके जब हम करेंगे तो फिर इनके सारे समीकरण टूट जाते हैं। वही चीज कहीं न कहीं से आज की तारीख में वो जो मंडल आंदोलन कहा जाता है
या आज की तारीख में ये जो ये पीढ़ी आंदोलन चल रहा है, तो अभी कहीं न कहीं से उसी का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, उसको जिस सैद्धांतिक ढांचे में उसको बांध करके लेके चलना चाहिए, वैज्ञानिकता का पुट उसमें नहीं दे पा रहे हैं। अभी उसको केवल और केवल एक अवैज्ञानिक तरीके से या अतर्कशील तरीके से उसको, लेकिन चीज वही है। अगर उसको तार्किक कसौटी पर कस करके सैद्धांतिक हमले जामा में अगर हम उसको कस करके चले, अब जैसे यही है पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दोनों में चीज एक ही है, लगभग भाव एक ही है, आंदोलनात्मक प्रकृति एक ही है, लेकिन शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। लेकिन अब सवाल है कि जो हमारा समाज है, उस समाज में हम अपनी चीजों को किस तरीके से घुसाएं, तो उसमें ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो कहीं ज्यादा मारक क्षमता के साथ घुस जाता है। तो लेकिन ये हम सैद्धांतिक लोगों का भी काम है कि उस चीज को हम कैसे अमली जामा पहनावे, और इस सारी लड़ाई को अगर हम आर्थिक आधार पर बने, जो ये सामाजिक असमानता है, जो हमारे यहाँ जातियां हैं, जातियां भी कहीं न कहीं से आर्थिक आधार ही प्रस्तुत करती हैं। आप उठा करके देखिए, निम्न जातियां जो हैं वो आर्थिक रूप से बहुत दबी है, बहुत पिछड़ी हैं, और जो उच्च जातियां हैं वो ये विवाद तो हर जगह रहता है, लेकिन ज्यादातर हम उसको देखें तो इसलिए ये असमानता के खिलाफ, सामाजिक असमानता, बहुलता, इनको लेकर के तो यही आंदोलन कहीं न कहीं से इनको बांध पाएगा। और जिस तरीके से वो लोग निरंतर ट्रेनिंग देते हैं, एक तरीके से ब्रेन वॉश करते रहते हैं, बचपन से उठा करके अंत तक ब्रेन वॉश करते हैं, तो और उसका फल ये होता है कि गलत चीजों को भी जब वो अपना बोलते हैं तो उसके पीछे पागलों के तरीके से उनकी फौज तैयार है, और वो पागलों के वो तरह से उनके पीछे लग जाती है। लेकिन जब तार्किक आधार पर चीजों को रखा जाएगा, जैसे आज की तारीख में ये लोग जितनी आकांक्षाएं पाल दिया गया था इस लड़ाई से, इस सरकार से, इस मोदी से, लेकिन जब वो ध्वस्त हुई, जब वो टूकी, तो ये विक्षिप्तावस्था में आ गए हैं। अर्ध विक्षिप्त तो ही है, विक्षिप्तावस्था में आ गए हैं। पर यह है इनका सिर्फ नेतृत्व भी उस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि ये सीज फायर क्यों हुआ। सीज फायर हो गया, इससे इनको कष्ट है, लेकिन ये सीज फायर मोदी ने किया, ट्रंप ने किया, इनका व्यवसाय ने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज की तारीख में ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। एक कहावत है, ऊधो मांग गए कि इलाज, कि अगर एक बार हमारे यहाँ, तो एक बार अगर आदमी वोट दे देता है तो अपना कहता है कि अब की हमारी पार्टी हो गई। तो इस तरीके का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना और पार्टी होना और उसका अंग हो जाना, इस सब में अंतर करने की बात भी हम लोग को समझानी पड़ेगी। और यह काम जाहिर सी बात है कि समाजवादी विचारधारा के लोग इसके शिक्षक ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जी, बातें इस तरीके की हैं कि हम लोग पार्टी के फ्रेमवर्क में ज्यादा सोचते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि भाई पार्टी नहीं है, बहुत ऑल इंडिया कोई पार्टी नहीं है सोशलिस्टों की, लेकिन सोशलिस्ट अकेली पार्टी की धारा नहीं है, समाजवाद का एक विचार है। समाजवादी विचार से काम करने वाले कलाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वैज्ञानिक हैं, नाटककार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं। मतलब अगर हम ये देखें कि समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष का इतिहास क्या है, तो उस इतिहास के अंदर एक बड़ी भूमिका उन लोगों की है जिन्होंने समाज के अंदर कुछ सोशलिस्ट वैल्यूज को स्थापित करने के लिए अपना योगदान किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से किया, लेकिन हम लोगों का जो फोकस रहता है वो केवल पार्टी के ऊपर रहता है, और पार्टी के अंदर भी ये रहता है कि कितनी सीटें जीती। तो भाई सीटें जीतने की अगर बात है तो सोशलिस्ट तो कभी 40 MP हुए नहीं थे, तो भाई अभी आ गए। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होगा कि समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट है या नहीं है, ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। आज जितनी मेंबरशिप है, 94 लाख की मेंबरशिप HMS की है, जो कि जेपी ने जिसकी स्थापना की थी। लेकिन हम ये कहने को राजी नहीं है कि हमारा ट्रेड यूनियन जो है सोशलिस्टों का, वो सबसे बड़ा देश के अंदर एक ट्रेड यूनियन है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन हमारे जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी सोशलिस्ट मानने में किंतु परंतु हमारा होता है। बहुत सारे हमारे रिजर्वेशंस होते हैं, बहुत सारे हमारे लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होते हैं, और इतने कड़े हम पैरामीटर लगाने का काम हम करते हैं कि उस टेस्ट में कोई पास ही नहीं हो सकता। लगता है कि भाई इसने यहां समझौता कर लिया, इसने यहां कर लिया, इसने यहां परिवारवाद चला दिया, तो इसने यहां पर जो है किसी कॉरपोरेट से समझौता कर लिया, तो इसने तो वहां पर किसी कम्युनल फोर्स के साथ समझौता कर लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि 90 साल की समाजवादी आंदोलन की राजनीति के अंदर जिस समग्रता की आवश्यकता थी, वो समग्रता अलग अलग स्तर के ऊपर तो रही है, लेकिन उसका मूल्यांकन हो, एक तरीके से उसका संचालन हो, उसका एक फोकल पॉइंट हो। जैसे कि संघ एक फोकल पॉइंट है, उसके 336 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उसका एक अपनी धुरी है, और उस धुरी के हिसाब से वो अपने जो है तय करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई धुरी ऐसी नहीं रही। हम लोग ये मानते हैं कि वो धुरी राष्ट्र सेवा दल है, हम लोग ये मानते हैं कि वो धुरी HMS है, हम लोग ये मानते हैं कि अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो पूरा काम हुआ या श्रद्धा शोधक वाला जो पूरा काम हुआ, ये समाजवादियों की इस देश के लिए या महाराष्ट्र के लिए देन है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां हमसे और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और हम अपने आप को कम पाते हैं, थोड़ा पाते हैं, और इसलिए हमको और ज्यादा कुछ मिलकर के करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम लोग आज की जो चर्चा हुई, इस चर्चा को जब दर्शक सुनेंगे, समाजवादी सुनेंगे, और भी जो प्रोग्रेसिव फोर्स के लोग हैं वो सुनेंगे, तो उन्हें समस्याओं को रेखांकित करने में और उनके निराकरण करने में जरूर मदद मिलेगी। आपने समय दिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोग पुणे के अंदर सब मिलकर के आमने सामने इस चर्चा को करते, और 500 लोगों का तो पूरा इंतजाम था ही, वहां रुकने का, खाने का, ठहरने का, 3 दिन की पूरी 16, 17, 18 का पूरा इंतजाम हो चुका था। लेकिन फिर हम महीने 2-3 महीने के अंदर फिर से हम इकट्ठे होंगे, तो ये जो हमारा डायलॉग आज का है, इसको हम और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर राजन जी आपका, अविनाश पाटिल जी आपका, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, हमारे साथ में जयशंकर पांडे जी जुड़े हुए थे, और इन्फार इंजीनियर जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम आज जारी रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।